हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की, जिसका सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड। इसमें कितने पॉइंट्स हाईलाइटेड करने हैं आपको, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ से नीट में मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये आपकी अपडेटेड ही एनसीईआरटी है जो इस साल पब्लिश हुई है। ठीक है, काफ़ी चैप्टर्स में, इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर में बहुत कुछ पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो एनसीईआरटी अपडेट हो गई है उसमें काफ़ी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या हाईलाइट करते हुए चलना है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जो पहला पैराग्राफ है, इसमें से आज तक क्वेश्चंस नहीं बना है। जो सेकंड पैराग्राफ है, जहाँ पर साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर फिलहाल नीट में कोई पीवाईक्यूज पूछा नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी टेस्ट सीरीज में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको रिमेंबर रखना है। देखिए, सबसे पहला जो है कि इन्होंने ट्रिपल क्राउन जीता था। ठीक है, इन्होंने 3 प्राइज मिले थे। जो सबसे पहला था बेल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज जो था बायोलॉजी मिला था इन्हें 1994 में, और क्रेफर्ड प्राइज था 1999 में। और 100 ईयर की बाद इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम मूव करते हैं तो देखिए, ये स्टार्ट हो रहा आपका चैप्टर द लिविंग वर्ड। यहाँ पर इस पैराग्राफ से कुछ नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी में यहाँ सबसे पहला टॉपिक आता था व्हाट इज लिविंग, लेकिन यहाँ पर पोर्शन कट है। देखिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड से सीधा स्टार्ट है। तो यहाँ जो आपको याद रखने वाला पॉइंट है आपका, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड होता क्या है। आपके आसपास जितनी भी लाइव चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जितनी भी लाइव हैं, जैसे एक प्लांट से लेकर एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े एनिमल तक, ये सब क्या है, बायोलॉजी की डाइवर्सिटी है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी जो अर्थ पर है टोटल अभी तक जो नोन, जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, पूरी डिटेल है उनकी, हमारे पास एनालिसिस कर रखा है हम लोगों ने, वो कितनी है आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन। यहाँ याद रखना बिलियन नहीं है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी टेस्ट सीरीज में घुमा देते हैं, तो बिलियन नहीं याद रखना, मिलियन। ठीक, 1.7 से 1.8 मिलियन टोटल बायोडाइवर्सिटी है जो नोन स्पीशीज की है, जिनके बारे में हमें पता है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, millions of plant and animals in the world, we know plant and animals in our own area by their local names। यहाँ पर क्या होता है, इस पैराग्राफ में नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना है। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन, ये सब क्या है, बेसिक यूनिट है किसकी, क्लासिफिकेशन। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर एरिया। हमारे आसपास जितने भी प्लांट एनिमल हैं उन सबको हम उनके क्या लोकल नेम से जानते थे। तो लेकिन भाई लोकल नेम, जैसे यहाँ मान लीजिए जैसे बिहार में किसी सब्जी का अलग नाम है, आप अगर कर्नाटक चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, तो वहाँ पर उस वेजिटेबल को दूसरे नाम से जाना जा रहा है। तो ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशीज हमें मिल रही है तो उसका एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर किया जाए, नामकरण किया जाए, ऐसा नाम किया जाए जो हर वर्ड में, आप वर्ड में कहीं पर भी चले जाओ, उसको उसी नाम से ही बुलाया जाए। ठीक, तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर किया गया, जिसे बोला गया बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसकी शुरुआत की थी कैरोलस लिनियस साहब ने। ठीक, कैरोलस लिनियस साहब ने नॉमेनक्लेचर दिया था, जिसे बोला गया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर क्या किया था, इसको आइडेंटिफाई किया था। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मिल रहा है तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना था। ठीक, और फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर करना है। जैसे कोई नया बैक्टीरिया, नई स्पीशीज मिली है किसी प्लांट की, किसी एनिमल की, तो उसके नॉमेनक्लेचर के लिए भाई बहुत ज़्यादा काम होता था। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मतलब जितने भी एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस जो भी मिल रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक संस्था का नाम है। ठीक, ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए हर एक की बस का नहीं था, इसीलिए अलग अलग सेपरेट कर दिया गया था यूनिट में। अगर प्लांट की कोई नई स्पीशीज मिल रही है तो उसका नॉमेनक्लेचर जो नामकरण करेगी वो आपकी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN नाम की संस्था करेगी। और जो जूलॉजिकल कोई भी एनिमल अगर मिल रहा है तो उसकी करेगी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस पैराग्राफ में आपको ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो रिमेंबर रखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला पैराग्राफ है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितनी बार ट्रिपल चौबल टिक मार लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में आज तक इसमें से कम नहीं तो 5 से 6 बार पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, और सेम जो स्टेटमेंट आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, डिट्टो यही स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज 2 components, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए, एग्जाम में स्पीशीज नेम और
जेनेटिक नेम, ठीक है, स्पीशीज नेम और जेनेरिक या जीनस नेम पूछते हैं और स्पीशीज नेम, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जेनेरिक को ही बोलते हैं जीनस भी बोलते हैं, ठीक है, जीनस बोलते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट को ही स्पीशीज भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। फिर उसके बाद नेमिंग सिस्टम जो इन्होंने दिया था, इसका कुछ इन्होंने रूल बताए थे। तो रूल क्या थे इनके, देखिए सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो रिटर्न इस टाइप से लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का जो नाम है बोटेनिकल नाम वो याद रखना है आपको, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। उसके बाद इसका जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल था नोमेनक्लेचर का, उसका क्या रूल है, देखिए सबसे पहला है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। यहाँ पर आपको ट्विस्ट करके घुमा सकता है एग्जामिनर ऐसे कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है डिट्टो यही रट लेना है बिल्कुल, क्योंकि यही स्टेटमेंट सीधा छपकर आता है क्वेश्चन पेपर में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक। The first word in biological name represent the genus, while the second component denotes the specific epithet. जो पहला वर्ड है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में जो पहला वर्ड मैंजीफेरा, ये किसको डिनोट करेगा, आपका जीनस को, और जो सेकंड है वो किसको डिनोट करेगा, स्पीशीज को। जीनस स्पीशीज में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अल्फाबेटिकली याद रखिए, जी पहले आता है, एस बाद में आता है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड है वो आपकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम when hand written are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। देखिए यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में, इसलिए इसको इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ, हल्का सा ये तिरछा है। अगर आप इसको हैंड रिटन कर रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन किया है, तो इसको सेपरेटली हम अंडरलाइन करेंगे अगर आप हैंड से रिटन कर रहे हो तो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका फोर्थ पॉइंट, the first word denoting the genus start with a capital letter while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with an example of Mangifera indica। देखिए पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है और जो दूसरा है वो स्मॉल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर फिर स्टार्ट हुआ क्लासिफिकेशन की। देखिए नोमेनक्लेचर तो कर लिया, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे एनिमल प्लांट हैं, तो इन सबको इनकी कैटेगरी वाइज में रखना है ताकि आगे और इनके बारे में स्टडी करने में हमें आसानी हो सके। इसके लिए नीड हुई क्लासिफिकेशन की, यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया। क्लासिफिकेशन को किसके किसके बेसिस पर किया गया दिया है, जैसे वीट, और यहाँ लिखा है डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट एटसेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। हमें जैसे स्टडी करनी किसी ऑर्गेनिज्म, ये सारी क्या कन्वीनियंट अलग अलग टाइप की कैटेगरी हैं, तो इनको एक अलग सेपरेट कैटेगरी में रखने को ही बोलते हैं टैक्सा। एक कैटेगरी कहलाती है टैक्सा, और टैक्सा को बोलते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है आपका टैक्सोनॉमी। लिखा है दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्यों अराइज हुई, इसकी क्यों ज़रूरत हुई, क्योंकि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, जैसे डॉग हैं तो डॉग की बहुत सारी वैरायटी आपको पता होंगी, तो अब वो सारी वैरायटी के अलग अलग डॉग्स को अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए डॉग्स के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर सारे क्या होते हैं, मैच करते हैं, तो जिसके ज़्यादा उसी के ही बेसिस पर इन्होंने टैक्सोनॉमी को क्या किया था, कैटेगरी वाइज सेपरेट किया था। किसके बेसिस पर, देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, और डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पूछ सकता है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी की क्या क्या रूल थे, किसके बेसिस पर मॉडर्न टैक्सोनॉमी अराइज हुई थी, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, सॉरी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बेसिस किसके थे, सबसे पहले क्या करते थे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते थे, उसके बाद आइडेंटिफाई करते थे कि इसका किससे ज़्यादा कैरेक्टर मैच कर रहा है, ठीक, जिससे ज़्यादा मैच करता था उठाकर उसको उसी क्लासिफिकेशन में रख दिया जाता था। फिर रखने के बाद उसका फाइनल क्या होता था, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जो है वो सबसे क्या है, उसका लास्ट स्टेप है। उसके बाद early days human beings needed to find sources for their basic need for food, clothing and shelter. Hence earliest classification were based on the uses of various organisms। और इसीलिए देखिए हम लोगों को क्या है, फूड की सबसे ज़्यादा, जैसे कोई भी नया मान लो बैक्टीरिया मिला, अगर हमें उसमें कुछ थोड़ा सा भी फूड मिल रहा है तो ह्यूमन इतना चालाक हो गया है कि उसको तुरंत फूड सप्लीमेंट में
क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, फूड सप्लीमेंट के थ्रू हम उसको फिर लेने लगते हैं। जैसे पता चल गया कि एग जो होता है, एग में प्रोटीन पाया जाता है, तो कितनी भारी भरकम मात्रा में एग की सप्लाई होना स्टार्ट हो गई। इवन हम लोगों ने फार्म बना दिए, वहाँ पर हाइब्रिड मुर्गी बन रही है जो अंडे दे रही हैं। तो इसीलिए उसकी नीड के लिए, मतलब हमारी नीड के लिए क्या जरूरी है इसमें, उसके बेसिस पर भी इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे कोई नई स्पीशीज मिली है, उसको क्लासीफाई कर लिया, पता चल गया कि हाँ हमें इससे, मान लीजिए कॉटन मिल रहा है, ठीक है, कॉटन मिल रहा है, या मान लो हमें इससे प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो हमने उसको रख लिया अपने फूड सप्लीमेंट के लिए, किनारे कर लिया। ठीक, तो उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है कि इसकी हमसे कितनी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। Next है human being were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity but also systematic relationship, उसके बीच में कैसा relationship है उसके बेसिस पर भी। देखिए इसके बाद अब इतना सारा था तो उसको एक, अब ये तो हो गया आपका नॉमेनक्लेचर, सॉरी इसके बाद हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर एक नई ब्रांच अराइज हुई जिसे बोला गया सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या थी, किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक वाइज में अरेंज कर देना। ठीक, यहाँ हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, इसके बाद सिस्टमैटिक वे में उसको अरेंज किया। इसकी भी खोज की थी, सिस्टमा नेचर नाम की पब्लिकेशन थी जिसकी थी कैरोलस लिनियस साहब की। यहाँ लिखा यूज सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। इनकी पब्लिकेशन का जो टाइटल था वो क्या था, सिस्टमा नेचर, किसका था, कैरोलस लिनियस का। यहाँ से नीट में PYQ पूछा जा चुका है। ठीक है, नीट का ये PYQs है, यहाँ पे पूछा जा चुका है कि सिस्टमा नेचर किसका पब्लिकेशन है, तो याद रखना है कैरोलस लिनियस का। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपको याद रखना है। देखिए लिखा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो बेसिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो बेसिक है जिसे बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज को ही बोलते हैं बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी। हायरार्की क्या होती है, देखो हायरार्की वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ते से घटता हुआ क्रम या घटते से बढ़ता। पैराग्राफ में आपको बस याद क्या रखना है, जैसे देखिए यहाँ स्पीशीज मिला है, यहाँ पे इसको पढ़ने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, यहाँ पर जो टेबल आपकी दी हुई है ये डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम में ही ये पूरी आपको कहानी समझ में आ जाएगी। देखो जो स्पीशीज है वो बेसिक है आपकी टेक्सोनॉमी की। ठीक है, बेसिक जैसे ऑर्गेनिज्म बनने के लिए एक सेल होती है बेसिक यूनिट, वैसे ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में टेक्सोनॉमिक हायरार्की का जो बेसिक यूनिट है उसे बोलते हैं स्पीशीज। अब ढेर सारी जो स्पीशीज होती हैं वो कंट्रीब्यूट करके बना लेती हैं जीनस। बहुत सारे जीनस मिलकर बनाते हैं फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिल जाती हैं तो वो उसको रख दिया जाता है ऑर्डर के अंदर। बहुत सारे ऑर्डर को रखा गया है क्लास के अंदर, बहुत सारी क्लासेस को रख दिया गया है फाइलम के अंदर, और बहुत सारे जो फाइलम है उनको रख दिया गया है किंगडम के अंदर। याद रखना जो फाइलम वर्ड यूज होता है एनिमल के लिए यूज होता है, जो डिवीजन है वो प्लांट के लिए यूज होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस ऑर्डर के फेम में, नीट में यहाँ से भी PYQ पूछा गया है। यहाँ से ये पूछ लेते हैं कि इसका सही सीक्वेंस बताइए, तो आपको ये सही से याद रखना है। इसकी फेमस ट्रिक है काफ़ी, कीप पॉड क्लीन और फैमिली गेट, यहाँ कर लो सी। ठीक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इस सीक्वेंस से आपको याद रखना है। नीट में 2-3 बार पूछा गया है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए। बीच की ये 2-3 चीजें आपको मिसिंग कर देंगे, फिर भी आपको याद रहना है कि क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ से ये पूछ लेते हैं कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो जर्नल कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। याद रखना यहाँ पर जो जर्नल कैरेक्टर होते हैं, सॉरी जर्नल कैरेक्टर जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक, जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर घटेंगे। और यहाँ पे जो डिफरेंट होता है, मतलब काफी जो डिफरेंट देखने को मिलता है हमें, वो क्या होता है, स्पेशली से जब आप किंगडम की ओर बढ़ते हो तो कैरेक्टर में काफी चीजें डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर की जो जान है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये है ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। याद रखना है कॉमन नेम मैन का मैन होता है, बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, जीनस है इसका होमो, और जो स्पीशीज है वो है सैपियंस। ठीक है, यहाँ दिया नहीं है स्पीशीज, लेकिन इस टेबल में जो दिया है वो याद रखना है। फैमिली है होमिडाई। देखो फैमिली को याद करने का तरीका है, लास्ट में AE जरूर आएगा। ठीक है, लास्ट में किसी भी वर्ड में AE आ रहा है वो है उसकी फैमिली। ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का है म्यूसिका डोमेस्टिका, जीनस है म्यूसिका, और फैमिली है म्यूजिडाई। ठीक है, ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थोपोडा। मैंगो को याद रखने का, देखो मैंजीफेरा इंडिका तो बच्चों को रट जाता है, जीनस भी रट जाता है, फैमिली और ऑर्डर में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो याद रखना मैंगो आम। ठीक है, अनार याद रखना, आम की जो फैमिली है अनार, एनाकार्डियेसी है तो अनार से याद रखना है। ऑर्डर सैपिंडल्स, और ये कौन सा है, ये डाइकॉट प्लांट का है, डाइकॉट क्लास है इसकी।
और जो वीट है वो क्या है, मोनोकॉट क्लास है। ठीक है, दोनों का फाइलम सेम है, एंजियोस्पर्म ही है, लेकिन क्लास डिफरेंट है। मैंगो की डाइकॉट है और जो वीट की है वो है मोनोकॉट। ऑर्डर याद रखना है, मैंगो का जो है सेपेंडल्स है, वीट का है पोल्स। ठीक, फैमिली है पोएसी। तो ए ई वर्ड लास्ट में आ रहा है तो वो किसकी है, फैमिली से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। समरी में वही चीज़ें दी हैं, आपको समरी भी एक बार खुद से रीड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा चैप्टर एनालाइज करा दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसमें याद रखने वाली, ये टेबल 1.1 इससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार यहाँ से नीट में PYQ आया है। उसके बाद जो नीट में PYQ पूछा जाता है वो यहाँ पर जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की जो दी है ये, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जो उनका जो नॉमेनक्लेचर का जो उन्होंने रूल दिया था, कैरोलस लिनस साहब ने जो नॉमेनक्लेचर के जो रूल दिए हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये रहे रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये रूल भी काफ़ी अच्छे से कर लेना है। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर तो पहले से भी था, इसको और जब उन्होंने रिमूव कर दिया काफ़ी चीज़ें तो और भी छोटा हो गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।